बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, इससे पहले आप दो तरह के इकोसिस्टम्स जो हैं वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं। एक टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सेकंड वन वाज कॉनिफेरस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, ये दोनों किसकी एग्जांपल्स थी? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम किसकी एग्जांपल है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और उसकी टू टाइप्स के बाद अब जो दूसरी टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, दूसरी एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है? गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल और नॉर्थ कलात जो है, यहाँ पर ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो प्रेजेंट हैं। और सबसे बड़ा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म यहाँ पर यूज़ होती है कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होती हैं प्रेरीज और एक होता है सवाना। प्रेरीज और सवाना में क्या फ़र्क है कि वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स जो टेम्परेट रीजन में मौजूद होते हैं उनको प्रेरीज कहते हैं। और प्रेरीज की जो दूसरा करैक्टर है वो ये है कि ऐसे ग्रासलैंड्स जो हैं उनके अंदर वुडी प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। जो दूसरी टाइप है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की वो है सवाना। ठीक है, ये वो ग्रासलैंड्स हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और इनका ये करैक्टर है कि इनके पास वुडी ट्रीज जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली टू टाइप्स हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, प्रेरीज एंड सवाना। उसके बाद हम इसकी जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसकी एवरेज रेनफॉल को देखते हैं। इनकी एवरेज रेनफॉल क्या है? तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं इनके अंदर स्वेयर ड्राफ्ट्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश्क साली जो है वो मौजूद होती है। एनुअल रेनफॉल ऑलमोस्ट 250 से 750 मिलीमीटर तक जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, यानी 10 to 30 इंचेस। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं जो कि सवानाज हैं एक्चुअली, वहाँ पर ये जो रेनफॉल है ये आलमोस्ट 1500 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। इसलिए जो ग्रासलैंड हैं ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल तक दरमियान होती है उस एनुअल रेनफॉल के जो कि फॉरेस्ट और डेजर्ट की होती है उसकी सेंटर में लाया करती है। यानी कि अगर फॉरेस्ट की जितनी रेनफॉल है और जितनी डेजर्ट की रेनफॉल है उनके दरमियान इनकी रेंज होती है। ठीक है, जर्नल इनके पास एक कंटिन्यूस कवर ऑफ ग्रास है जिसकी वजह से इनको ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। और तकरीबन वर्चुअली आप कह सकते हैं कि कोई ट्रीज़ नहीं होते सिवाय किसके अलोंग द रिवर्स। तो इसलिए इस जो कंटिन्यूस इनके ऊपर कवर है ग्रास का, इस वजह से इसको नाम क्या दिया जाता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर मौजूद प्लांट लाइफ को डिस्कस करें तो प्लांट्स कौन कौन से यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो डोमिनेट स्पीशीज़ हैं वो ग्रामिनोइड्स यानी ग्रासेस हैं और इसके अलावा ग्रास लाइक प्लांट्स हैं। ठीक है, सर्टेन फॉब्स जैसे कॉम्पोजिट्स हैं, लेग्यूम्स और बहुत से और हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो इन ग्रासेस के साथ यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला करैक्टर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का वो है लेयरिंग। अब ये किस चीज़ की लेयरिंग होती है? एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ ग्रास हैं यहाँ पर और वो ग्रासलैंड की ये करैक्टर है कि डिफरेंट टाइप्स हैं ग्रासेस की मौजूद यहाँ पर, तो वो एक लेयरिंग सी बनाते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी टॉल ग्रास है, ठीक है, टॉल ग्रास जो है वो फर्स्ट लेयर बनाती है यहाँ पर मौजूद इस इकोसिस्टम के अंदर मौजूद टॉल ग्रास फर्स्ट लेयर बनाती है। देन उससे जो छोटी होती है मिड हाई ग्रास वो सेकेंड लेयर बनाती है। और सबसे लास्ट पे जो शॉर्ट ग्रासेस हैं जो फोब्स, मॉसेस, लाइकन्स, ठीक है, ये सारे मिलकर इसमें जो वारफेयर स्पीशीज़ होती हैं ये सब मिलकर ये इसकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की थर्ड लेयर जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये ग्रासेस के साइज़ के अतबार से, इसकी टाइप्स के अतबार से ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है उसके अंदर जो करैक्टर मौजूद होता है इसको हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम की सॉइल कंडीशंस को अगर देखें तो सॉइल मॉइस्चर इसका लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? दो वजूहत हैं। एक है लोअर प्रेसिपिटेशन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर और हाई एवेपोरेशन। ठीक है, इनकी वजह से ये सॉइल कंडीशन लिमिटेड होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की वो मॉइस्ट रहती है, जबकि जो डीपर लेयर्स होती हैं वो ड्राई होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ड्राई होती हैं। ये बेसिकली जो सॉइल होती है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की वो इम्परमिएबल होती है। ठीक है, विद एक्सेसिव सैलिनिटी, सलाइन कंडीशंस की वजह से क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो एनिमल लाइफ है
एनिमल लाइफ कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट यहाँ पर स्पीशीज़ हैं वो हर्बीवोर्स हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर जब ग्रासेस मौजूद हैं तो ग्रासेस को जो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हर्बीवोर्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं, और हर्बीवोर्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इंसेक्ट्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे इनवर्टिब्रेट में से इंसेक्ट्स की अगर ग्रास होपर्स के हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर ग्रास होपर जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि वो ग्रास खाता है। तो ग्रास होपर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि समटाइम्स यहाँ पर मौजूद जो दूसरे वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, उनके साथ ये ग्रास होपर्स क्या करना शुरू कर देते हैं, कम्पीट करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो प्लांट फॉलिएज के लिए। उसके बाद जो प्रीडेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं उसमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स आ जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में से, टोड्स एम्फीबियंस में से, और टर्टल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स में से। ये सब इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं, प्रे करते हैं। और मैमल्स में से फॉक्सेस और वॉल्व्स जो हैं वो बहुत कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। और प्रीडेटर्स और इनके मैमल्स के अलावा अगर हम देखें कि डिकम्पोजर्स की बात करें तो कौन कौन से जो डिकम्पोजर्स हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई, ठीक है, जैसे कि मोल्ड्स, यीस्ट्स, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, ये सब काफ़ी कॉमन होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। और लार्ज एनिमल्स जो हैं उनमें से ज़ीब्रा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा होता है वाइल्ड हॉर्सेस और बिसन्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में जो ए वाली ऊपर डायग्राम है, ठीक है, ये जो है वो एंटीलोप है, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं। बी डायग्राम में आपको डॉग्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रेरी डॉग्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद सी देखें तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल लाइफ में इधर बिसन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो ये भी बिसन हर्ड है एक बिसन्स का। और डी में उन्होंने एक प्लांट का बताया हुआ है, कॉर्न फ्लावर नज़र आ रहा है जिसका एक फ्लावर। जी, एनिमल लाइफ के बाद जो है वो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, कि ग्रासलैंड की क्या प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का हमने स्टार्ट में इस चैप्टर के पढ़ा था कि क्या होती है। तो ग्रासलैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्शन है, वो ऑलमोस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अंदर रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है एनुअली, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर है। जबकि सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो वो 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। तो एनुअल ग्रासलैंड्स जो हैं वहाँ पर लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं ग्रास को, ठीक है। तो जो टोटल हर्बेज प्रोड्यूस होता है उसका काफ़ी कम हिस्सा 5 to 10% सिर्फ कंज्यूम करते हैं। और जो बाकी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा जो रोडेंट्स हैं मैमल्स में से, या जो बर्ड्स हैं, वो भी इतने ही या इससे कम जो है वो प्रोडक्टिविटी इनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको कंज्यूम करते हैं। तो काफ़ी कम अमाउंट में ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो इसमें है वो ह्यूमन इम्पैक्ट है कि ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है, जैसे हम पिछले इकोसिस्टम्स में भी देखते आए हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको किसके लिए ह्यूमंस यूज़ करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड की ग्रासलैंड्स का उन्होंने कहा कि सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। वजह क्या है, कल्टिवेशन के लिए क्यों कम एरिया इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एसिडिक कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, और सॉइल इरोजन यहाँ पर होती है, सैलिनिटी होती है, इसलिए ज़्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं करवाई जा सकती। एक और चीज़ जो ग्रेजिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ग्रेजिंग का एक बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रासेज हैं और ऊपर आपने एनिमल लाइफ में देखा कि कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर्बीवोर्स की हमने जिक्र किया था। तो इनका एक बड़ा प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है ग्रासलैंड पे जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, जैसे पीछे हमने इस टॉपिक को पढ़ा। तो हर्बेज कवर कम हो जाता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, सॉइल इरोजन। तो सॉइल जो है